हेलो स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और आपके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट अर्थात आर्थिक विकास और पर्यावरण के सभी यूनिट को कवर किया गया है इस वीडियो में। एक महामैराथन के रूप में क्लास होने को जा रही है, जिसके भी BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर में यह विषय है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगले बच्चों को अधिक से अधिक पहुंच सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और पर्यावरण। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है? आर्थिक विकास और पर्यावरण में क्या संबंध है या मुद्दे। तो आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है। आपको इसमें लाइन लिखी चाहूंगी, आप स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए, बाद में लाइन दबाना है। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, किसी देश की राष्ट्रीय आय और उत्पादन, रोजगार, तकनीकी जीवन स्तर को लगातार वृद्धि होती है। आर्थिक विकास केवल आय वृद्धि नहीं है, बल्कि इसमें शामिल विकास है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी और जीवन स्तर में सुधार, ये सभी शामिल होते हैं। आर्थिक विकास खाली आर्थिक आय बढ़ाना ही नहीं होता, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का अर्थ, क्या संबंध है पर्यावरण आ गया। तो पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक, मानवीय निर्मित तत्वों का समूह जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक है वायु, जल, भूमि। जो मानव जीवन को प्रभावित करे उन्हें पर्यावरण घटक कहते हैं। जैसे वायु मानव जीवन के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन। वायु प्रदूषण कब होता है? जब उसमें हानिकारक गैसों और धूल के कण अधिक हो जाते हैं। ऐसे जल प्रदूषण, इन सभी के बारे में पॉइंट बना के लिखना, वायु, जल, भूमि के बारे में। वन और वनस्पति। वन और वनस्पति का अधिक उपयोग करने से वे नष्ट हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसकी कमी देखने को मिलेगी भविष्य में, जिससे आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इनमें यह संबंध भी है। पशु पक्षी, खनिज और प्राकृतिक संसाधन, इनका अत्यधिक उपयोग करने से प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों का, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार तो आता है, लेकिन ये खत्म होने की कगार पर होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक तेल, पेट्रोल, डीजल ये सभी इनको नहीं मिल पाएंगे, जिससे ये खत्म हो जाएंगे, इससे आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए इनका संतुलन बनाए रखना चाहिए, आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण में संबंध। आर्थिक विकास और पर्यावरण में क्या संबंध है, हवाल होता है उनके बारे में ऐसे ही इसमें लिखना है। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। इसमें कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना तो जरूरी है, लेकिन इतना ही करो जितना वो खत्म न हो, आने वाले भविष्य में उनकी कमी न देखने को मिले, उनको नुकसान न पहुंचे। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नष्ट होता है या हानि पहुंचती है। उदाहरण के लिए उद्योग से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है, फैक्ट्रियों से कचरा निकलने वाला जल प्रदूषण करता है, जंगलों की कटाई से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए आज के समय में संतुलन विकास आवश्यक है, जिससे विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षित भी हो। दूसरा पॉइंट आता है इसमें पर्यावरण विश्लेषण का बाजार आधारित दृष्टिकोण। न्यू सिलेबस है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। यह दृष्टिकोण बताता है कि बाजार की नीति और आर्थिक साधनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किया जाता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि बाजार की नीति और आर्थिक साधनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपके लिए सभी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को शामिल किया गया है। ये आपकी एक मैराथन क्लास के रूप में हो रही है। और BSc BCom B.Ed जो भी थर्ड सेमेस्टर जिसके पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखना, ये बहुत लंबा होने वाला, कम से कम लंबा करने की कोशिश करेंगे इसको। वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये नोट्स बनते हैं।
इनमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है इनकी टाइपिंग करने में। तुम खाते दूसरा पॉइंट था, पहले सरकार आर्थिक नीतियों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करती है। कुछ योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रयास करती है। प्रमुख उपाय कौन कौन से? प्रदूषण कर, उद्योगों पर प्रदूषण कर यानी टैक्स लगाते हैं। जो उद्योगों पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर कर लगाया जाता है। लाभ, उद्योग प्रदूषण कम करने की कोशिश करते हैं और सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। उद्योग प्रदूषक है वो प्रदूषण करने की कम कोशिश करते हैं और राज्य को राजस्व टैक्स प्राप्त होता है, मतलब कर प्राप्त हो जाता है, जिससे वो और सुधार कर सके, आय आर्थिक अच्छी होती है। सब्सिडी, सरकार पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के वाले उद्योगों की आर्थिक सहायता देती है। क्या करती है? आर्थिक सहायता देती है। सरकार है हमारी पर्यावरण हितैषी, जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, कम प्रदूषण करना चाहते हैं, उद्योगपति होते हैं वो, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उनके लिए कुछ सब्सिडियाँ चला रखी है, योजनाएं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई प्राकृतिक हानि नहीं होती है। तीसरा, व्यापार योग्य परमिट, व्यापार वो व्यापार योग्य परमिट, सरकार उद्योग को एक सीमा तक प्रदूषण करने की अनुमति देती है। सरकार एक निश्चित सीमा तक ही प्रदूषण करने की अनुमति है। अगर कोई उद्योग कम प्रदूषण करता है तो वह अपना परमिट दूसरे लोगों को बेच सकता है। कोई प्रदूषण बहुत कम मात्रा में कर रहा तो वो अपना जो प्रमाण पत्र उसने बनवा रखा है सरकार के द्वारा, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। ग्रीन टैक्स, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है। जो ग्रीन टैक्स का मतलब है पर्यावरण को हानिकारक गैस है, जिससे कई फैक्ट्री से हानिकारक गैस निकलती है, उन पर अतिरिक्त कर लगाया गया है। अगला पॉइंट है पर्यावरण का मूल्यांकन। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, पर्यावरण का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है? तो पर्यावरण का मूल्यांकन, पर्यावरण संसाधनों का आर्थिक मूल्य निर्धारित करना, इन्वायरमेंटल कहलाता है। क्या आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण, इसमें आवश्यक क्या है? पॉइंट है पहला, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण। सही नीति निर्माण, दूसरा क्या? सही नीति निर्माण। तीसरा क्या है? साधनों का उचित उपयोग। प्रमुख विधि, अगला पॉइंट आ जाता है प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो यह विधि पर्यटन स्थलों के मूल्य का अनुमान लगाती है। ट्रेवल कास्ट, मतलब जो पर्यटक होते हैं उन पर टैक्स लगाना। ट्रेवल कास्ट मेथड, मतलब जो विदेशी बाहर से घूमने आते हैं पर्यटन स्थलों पर, उन पर कर अधिक टैक्स लगाकर टिकट देना। उदाहरण के लोगों को किसी राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए कितना खर्चा करते हैं। दूसरा है हेडोनिस मेथड, इस विधि में भूमि और मकान की कीमत के आधार पर पर्यावरण को गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ वातावरण वाले क्षेत्रों में घर की कीमत अधिक होती है। अगला पॉइंट है, इसमें लोगों से पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना भुगतान। हमारा चौथा टॉपिक आता है सत्य विकास। तो सत्य विकास में क्या है? इसका अर्थ ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट भी है सत्य विकास, और ये आएगा भी जरूर एग्जाम में आपकी। सत्य विकास वह विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी और लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचे। मतलब हमें प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपयोग करना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी हो उनके लिए इन चीजों की कमी न पड़े। उनके लिए हमें कोई विकल्प, दूसरे विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल के लिए बायोडीजल का उपयोग किया जाने लगा है। चार्जिंग, सौर ऊर्जा से चलने वाली कार, बैटरी से चलने वाली कार का उपयोग करते हैं। यह परिभाषा सत्य विकास का सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांत है इसके? अब इसमें तो आपको मैंने पॉइंट बताया, इसमें से आपको लिखना हो बड़ा बड़ा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पहला पॉइंट क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
तो प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को एक अलग से स्टोर करके फिल्टर कर ही नदियों में छोड़ना चाहिए। और वायु प्रदूषण के लिए चिमनियों पर गैस फिल्टर लगवाना चाहिए, ये कम से कम प्रदूषण फैलाना चाहिए। आर्थिक सामाजिक विकास संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऊर्जा का सही उपयोग, हमें ऊर्जा का सही जगह उपयोग करना चाहिए। सतत विकास का उपाय, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, नवीनीकरण का उपयोग, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगानी चाहिए। जल संरक्षण, जल में हमें पॉलिथीन नहीं फेंकनी चाहिए, कचरे को नहीं फेंकना चाहिए, उसकी सफाई की जानी चाहिए। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, नवीनीकरण में कई तकनीकें विकसित तो हो चुकी है, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण। आगे SDGs का अर्थ सतत विकास लक्ष्य, इन्हें यूनाइटेड नेशन ने 2015 में निर्धारित किया। उनका लक्ष्य 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाना, 2030 तक है जो दुनिया को बेहतर बनाने का लक्ष्य था। मुख्य 17 लक्ष्य में से कुछ प्रमुख लक्ष्य है, तो कौन कौन से वो? प्रमुख लक्ष्य, पहला लक्ष्य कौन सा? गरीबी समाप्त करना। यूनाइटेड नेशंस का पहला लक्ष्य था गरीबी समाप्त करना। दूसरा है भूख समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, मतलब अच्छे अस्पतालों का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण, अच्छी शिक्षा प्रणाली, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सतह शहर और समुदाय, जल कार्रवाई, संरक्षण। इतनी सारी कंटेंट सभी को आपको बनाकर लिखना, इनके बारे में गरीबी समाप्त कैसे की जाती है, भूख समाप्त, इनके लक्ष्य थे GDS के। नहीं सॉरी, SDGs। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का अर्थ पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, औद्योगिक गतिविधियां, जंगलों की कटाई से क्या हो रहा है? पृथ्वी पर वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। कारण है इसके ये ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, जिसमें आप ये पॉइंट है, आपको इनके बारे में विस्तार से नहीं बता सकता, आपको इनके बारे में लिखना पेपर में। क्या प्रभाव पड़ते हैं ग्लेशियर का पिघलना, जो भी हमारी हिमालय परत बर्फ के रूप में जल जमा या बर्फ के रूप में जो भी वो पिघलने लगता है तापमान बढ़ने से, समुद्र स्तर बढ़ना जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, सूखा, बाढ़, कृषि का नकारात्मक प्रभाव, इससे कृषि पर भी नकारात्मक जलवायु परिवर्तन के रूप में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सातवां, जलवायु परिवर्तन का अर्थ लंबे समय तक मौसम के पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो जलवायु परिवर्तन लंबे समय तक मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण हुए परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वनों की कटाई, ये इसके प्रमुख कारण है। प्रभाव है तापमान बढ़ना, वर्षा से असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, कृषि उत्पादन में कमी। निष्कर्ष, आर्थिक विकास पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर विकास के दौरान पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाए तो मानव जीवन के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण दोनों आपस में जुड़े हैं। अब जलवायु परिवर्तन के तुमसे पूरा एक बड़ा प्रश्न आ जाता है नमनात्मक, तो इसमें पूछेगा कारण, जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है, कि क्यों होता है, तो आपको मैंने बता दिया जलवायु परिवर्तन क्यों, लंबे समय तक मौसम के पैटर्न, मौसम में परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लेकिन लंबे समय बाद जो परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है, औद्योगिकरण है वो भी जलवायु परिवर्तन का कारण माना जाता है। इनकी ये पॉइंट बनाकर लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिकरण कैसे माना जाता है, जिससे आधुनिकीकरण आता है तो खनिज लवणों और पेड़ पौधों की कटाई अधिक होती है, जिससे
जलवायु परिवर्तन होता है, कभी मौसम परिवर्तन होता है, कहीं पर अधिक वर्षा, कहीं पर सूखा, कुछ इस प्रकार कृषि पर प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको मन बनाकर लिखना उद्योगकरण में ये पॉइंट है, इसलिए वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तापमान प्रभाव, प्रभाव क्या है, कारण हुए तो प्रभाव तापमान बढ़ना है, तापमान क्यों बढ़ रहा है इनकी वजह से, ये आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं। मैंने बता दिया, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, एक इम्पोर्टेंट। यूनिट सेकंड, पर्यावरण और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन की समस्याएं। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ यूनिट की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है यूट्यूब पे, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। पूरे नोट्स जो भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको लिखित एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ा फास्ट। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है? वायु प्रदूषण, जब वायु में धूल धुआं, वायु में धूल और धुआं हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, वह मनुष्य और पशु पक्षी तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रकार, तो वायु प्रदूषण के प्रकार, प्राथमिक प्रदूषक, पहला प्रकार क्या? प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोतों से निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक क्या है? जो वायुमंडल के रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन, स्मोक, पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड नाइट्रेट। वायु प्रदूषण के स्रोत, तो वायु प्रदूषण के स्रोत है उद्योग, फैक्ट्री, उद्योग फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयला पेट्रोल का जलना, इससे निकलने वाला धुआं हानिकारक गैस है, जंगलों की कटाई, पेड़ों की हानि, निर्माण कार्य और धूल। वायु प्रदूषण के प्रभाव कौन से स्वास्थ्य पर पड़ता है? अस्थमा, फेफड़े बीमारियां, आंखों में जलन होती है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट है इसके, जैसे उद्योग फैक्ट्री एक ये पॉइंट है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। उद्योग फैक्ट्री से कैसे वायु प्रदूषण होता है, वह पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धुआं अधिक निकलेगा कारखानों से और इनसे, तो ऊपर जाके जमा हो जाता है, जिससे वह वायु, जब वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के रूप में वह नीचे, जिससे मिट्टी भी खराब होती है, फसल पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर कैंसर या एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ग्लोब वार्मिंग क्या है? फसलों को नुकसान पहुंचाना। ये सही आपको बता दी मैंने, ये सब कॉन्टेंट में आप लिख सकते हैं मन से। नियंत्रण करने को उपाय क्या? वृक्षारोपण, तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, उद्योगों में फिल्टर लगाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। दूसरा जल प्रदूषण, ये भी आप एक निबंधात्मक क्वेश्चन है, सबको आप खुद मन से कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल प्रदूषण का अर्थ, जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, वह पानी कृषि या अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत, उद्योग कचरा, घरेलू पानी, कृषि रासायनिक खाद, प्लास्टिक, कठोर ठोस कचरा है। ये सब क्या? वायु जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण किससे होता है? उद्योग से होता है, घरेलू कचरा निकलने वाले से होता है, कृषि रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करने से होता है, केमिकल का अधिक उपयोग करने से, प्लास्टिक या कचरे जैसी चीजों को नदियों में फेंक देने से भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव है? तो पीने का पानी दूषित होता है, दूध पीने का पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। जलीय जीवों की मृत्यु, जलीय जीवों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हानिकारक पानी, जो केमिकल पानी फैक्ट्री से गर्म पानी को निकलते हुए को छोड़ते हैं, तो जो अंतर रहने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। बीमारी फैलती है, क्या फैलती है? बीमारियां। कृषि, कृषि उत्पादों पर प्रभावित होता है। नियंत्रण के उपाय, अगला पॉइंट, नियंत्रण करने के उपाय, नियंत्रण करने के उपाय। एक सेकंड। नियंत्रण करने के उपाय, जिनमें है पहला है सीवेज ट्रीटमेंट, दूसरा है उद्योग के कचरे का शोधन, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीओडी और सीओडी,
बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का अर्थ होता है पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों और आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। महत्व महत्व है, अगर बीओडी अधिक है तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषक है। सीओडी का अर्थ है पानी में मौजूद रासायनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। अंतर बीओडी और सीओडी में जैविक पदार्थों से संबंधित रासायनिक पदार्थों से संबंधित सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया। पीएच वॉल्यूम, यदि पानी पीएच पानी की अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। 0 से 14 तक होता है पीएच मान, 7 तक नेचुरल, 7 से कम एसिड होता है, 7 से अधिक बेसिक मतलब क्षारीय होता है। पीने के पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए। फ्लोराइड एक समस्या है। फ्लोराइड पानी में पाए जाने वाला एक खनिज है। कम मात्रा दांतों लोग के लिए लाभदायक, अधिक मात्रा में हानिकारक। अधिक मात्रा होती है जो उसकी हानिकारक होता है। फ्लोराइड का प्रभाव दांतों का पीलापन होना, हड्डियों की बीमारी होना, हड्डियों की गलन, बालों का झड़ना। फ्लोराइड की समस्या। उर्वरक का उपयोग, तो उर्वरक का अधिक उपयोग करने से हानिकारक, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। समस्या, अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे इसमें केमिकल पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब। और जब बरसात होती है तो वो पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी होता। भूमि क्षरण, भूमि की उर्वरता उत्पादकता कम हो जाना भूमि क्षरण कहलाता है। तो कारण है पहला वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरक, मिट्टी का कटाव। प्रभाव क्या है, कृषि उत्पादन में कम, मजदूरीकरण, जैव विविधता में कमी। यूनिट 3 विकास। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, उसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको सीरीज की फोटो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करो, उसकी सीरीज की फोटो भी आपको डाल दी जाएंगी वीडियो पर। विकास क्या है, विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि सामाजिक के पूर्ण जीवन स्तर में सुधार होना आवश्यक है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं होता बल्कि समाज के संपूर्ण जीवन स्तर में सुधार होना विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी देश में आय बढ़े, रोजगार बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर, गरीबी कम हो, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, तो इसे ही विकास कहा जाता है। विकास किसे कहते हैं, आय को बढ़ने के को विकास नहीं कहते। जब उसमें सभी चीजें बढ़ती है, जैसे रोजगार, स्वच्छ, अच्छी शिक्षा, गरीबी कम होती है, तो इसे ही विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश की आय बढ़ रही है लेकिन लोग गरीब है, शिक्षा स्वास्थ्य खराब है, तो उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, पूर्ण विकास नहीं हुआ। विकास की चुनौतियां, तो विकास की प्रक्रिया में कई समस्या आती है। पहली है गरीब। बहुत से देशों में बड़ी आबादी गरीब है। गरीब के कारण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे जीवन स्तर का वंचित रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेरोजगारी। जब लोगों को काम नहीं मिलता है तो उत्पादन कम होता है, जिससे विकास धीमा हो जाता है। तीसरा जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या विकास की गति को कम कर देती है। तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास भी कम होगा, क्योंकि उनको रोजगार कम उपलब्ध होगा। जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो उत्पादन की अधिक आवश्यकता होगी। उत्पादन पहले से ही हमें किसी देश का स्थिति सही नहीं है तो संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी विकास में बाधा बनती है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी विकास में क्या बनती है, बाधा बनती है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने से उनकी कमी होती है, तो वो आर्थिक पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम हो जाते हैं, जिससे विकास में बाधा बनती है। उनका उपयोग, उनकी जगह कोई दूसरा विकल्प खोजना चाहिए। पर्यावरण समस्या, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है विकास का स्थायी बने रहना। इसका मतलब है विकास, इसका अर्थ है कि कुछ देशों के लंबे समय तक गरीबी और बिछड़ेपन से फंसले रहते हैं। इसे विकास का चक्र भी कहा जाता है। विकास का चक्र, कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन, फिर
से कमाए। इस प्रकार गरीबी का चक्र चलता रहता है। कारण है पूंजी की कमी, शिक्षा की कमी, तकनीकी की कमी, कमजोर प्रशासन, जिसके प्रमुख कारण है विकास के। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता पहली है कम प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति की आय जो क्या होती है वहां पर कम होती है। विकसित देशों में लोगों की आय बहुत ही कम होती है। अत्यधिक जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। कृषि पर निर्भरता, वहाँ की जनसंख्या अधिकतर कृषि पर ही, खेती पर ही निर्भर होती है। उनकी कोई आधुनिक तकनीक नहीं होती उनके पास। अधिकांश लोगों को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बेरोजगारी, काम के अवसर कम होते हैं, उनके पास कोई उद्योग या कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता, जिससे वहाँ पर वो ऐसे ही रहते हैं। औद्योगिक विकास कम, उद्योग कम होते हैं, जैसे तकनीकी विकसित होती है। गरीब में समानता, धन का वितरण समान होता है। विकास का कारण, विकास के कारक कौन कौन से हैं? तो विकास के कई कारकों पर निर्भर करता है। विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि, खनिज, वन विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी देश के संसाधन अधिक हो तो विकास संभाव्य भी अधिक होता है, लेकिन संसाधनों का सही उपयोग भी जरूरी होता है। इनमें दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर, जैसे कृषि। कृषि का विकास महत्वपूर्ण आधार है। अर्थव्यवस्था विकास में कृषि का आधार एक महत्वपूर्ण है। खाद्य उत्पादन बढ़ता है, रोजगार मिलता है, उद्योग में कच्चा माल मिलता है। और कृषि मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पूंजी, पूंजी का अर्थ है उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन, जैसे मशीन, भवन, उपकरण। पूंजी जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। आपकी वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है और आपको इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके बताओ कि मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उसको। और आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।